बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लोग मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं तो चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स दे दें मुझे। चलें बेटा, ठीक है, हम अपने प्रीवियस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। और मैं आपको बताता चलूँ, जो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ किडनी स्टडी कर रहे थे। और उसमें मैंने आपको बताया था कि किडनी किस तरह से अपना ऑस्मोरेगुलेटरी एज वेल एज एक्सक्रीटरी फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है। ठीक है, ये बातें हमने बेटा लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस की थी। अनफॉर्चुनेटली कल हमारा लेक्चर नहीं हो पाया था, तो हम अपना थर्सडे वाला लेक्चर इसको कंटिन्यू करेंगे। और आपको बताया था इसको स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन के नाम से भी ये आपसे पूछा जा सकता है। तो रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ किडनी या फिर जो है स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है, ये दोनों जो है नामों से आपसे पूछा जा सकता है। तो इसके बेटा 4 स्टेप्स होंगे। इसमें जो पहला स्टेप है वो फ़िल्ट्रेशन है, दूसरा स्टेप जो है वो रीएब्ज़ॉर्प्शन है, तीसरा स्टेप जो है वो ट्यूबुलर सिक्रीशन है और जो चौथा स्टेप है वो काउंटर करंट मैकेनिज़्म है। मैं आप लोग को फ़िल्ट्रेशन पढ़ा चुका हूँ, मैं आप लोग को रीएब्ज़ॉर्प्शन पढ़ा चुका हूँ, मैं आप लोग को ट्यूबुलर सिक्रीशन पढ़ा चुका हूँ। आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो चौथा स्टेप है और उस चौथे स्टेप को मैं नाम दे रहा हूँ काउंटर करंट मैकेनिज्म। आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है, दिस काउंटर करंट मैकेनिज्म इज डिवाइडेड इनटू टू स्टेप्स। ठीक है, या इसको हम कह लें कि ये जो है दो स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला स्टेप जो है काउंटर करंट मल्टीप्लायर है और जो दूसरा स्टेप है वो काउंटर करंट एक्सचेंज है। अब काउंटर करंट मल्टीप्लायर और काउंटर करंट एक्सचेंज होता क्या है, तो उस पे आने से पहले जरा जो है आप एक सिनेरियो समझ लें। ठीक है, नेफ्रॉन की कोई और पिक्चर अगर बेटा मुझे मिल जाए, चलो ठीक है बेटा, ये नेफ्रॉन है। ठीक है, अब हम समझ क्या रहे हैं, हम लोग समझ रहे हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। ठीक है भाई, जरा तवज्जो दीजिएगा, सब अपनी स्क्रीन की तरफ ही देखेंगे। ठीक है, अब देखें, ये लूप ऑफ हेनले, ठीक है, ये आपने पढ़ा था। अब लूप ऑफ हेनले के अंदर दो लिम्फ है। एक वो लिम्फ था जो कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ आ रहा था, ये ठीक है। तो ये कौन सा लिम्फ है, ये डिसेंडिंग लिम्फ है एंड दिस वन इज असेंडिंग लिम्फ। तो लूप ऑफ हेनले के दो लिम्ब होते हैं, एक डिसेंडिंग लिम्ब होता है और एक जो है वो असेंडिंग लिम्ब होता है। ठीक है बेटा, तो डिसेंडिंग लिम्ब की अगर हम बात करते हैं तो मैंने ये कहा था कि जो डिसेंडिंग लिम्ब है, यहाँ से रीअब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है, यहाँ से रीअब्जॉर्प्शन होती है। किसकी रीअब्जॉर्प्शन होती है, अगर आप पढ़ के आए हो तो हमने पढ़ा था कि यहाँ पे वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है बेटा, और ये जो असेंडिंग लिम्ब है, इस असेंडिंग लिम्ब से बात करें तो यहाँ असेंडिंग लिम्ब से क्या अब्जॉर्प्शन होता है, यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन हो रही है किसकी, मिनरल्स की। कौन कौन से मिनरल, यहाँ से सोडियम एब्जॉर्ब होता है, यहाँ से पोटेशियम एब्जॉर्ब होता है, यहाँ से जो है कैल्शियम एब्जॉर्ब होता है। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ से जो है आपका वाटर रीअब्सॉर्ब हो रहा होता है डिसेंडिंग लिम्ब से, और जो असेंडिंग लिम्ब है यहाँ से मिनरल्स एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि भाई यहाँ से जो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, ये पैसिव रीअब्जॉर्प्शन है। पैसिव रीअब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है कि भाई यहाँ कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट में एनर्जी देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको किसी भी एटीपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह जो है अगर मैं यहाँ बात करूँ, यहाँ पे आपको क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे आपको एटीपी देना पड़ेगा। तो यहाँ जो मिनरल्स की रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, ये एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है। ये क्या है बेटा, एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है। अब जब ये एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है, तो एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन यहाँ हो रही है, तो ये वाटर पैसिवली कैसे रीअब्जॉर्ब हो रहा है, तो उसके पीछे नेचर ने क्या रखा है, एक सिनेरियो रखा। क्योंकि बेटा वाटर मुसलसल रीअब्जॉर्ब हो रहा होता है ना, जब वाटर मुसलसल रीअब्जॉर्ब हो रहे होंगे तो यहाँ पे हमें मजीद एटीपी देने पड़ेंगे, और जब मजीद एटीपी देने पड़ेंगे तो क्या होगा, वो आपके एटीपी का जिया है। तो उस वेस्ट को रोकने के लिए नेचर ने एक मैकेनिज्म डेवलप किया कि भाई वाटर जो है वो पैसिवली रीअब्सॉर्ब हो जाए। और उस मैकेनिज्म को हम क्या नाम दे रहे हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म का नाम दे रहे हैं। अब काउंटर करंट मैकेनिज्म होगा क्या, क्या करा जाए ऐसा।
तो बेटा ये जो रीजन है नेफ्रॉन का, दिस रीजन इज मेडुला। ठीक है भाई, ये जो रीजन है दिस रीजन इज मेडुला, तो इसको आप जो है मेडुला कहते हैं। तो ये मेडुला है। अब किडनी के अंदर मेडुला में बॉडी क्या करती है, थोड़ी अमाउंट में यूरिया स्टोर कर लेती है। ठीक है भाई, थोड़ी अमाउंट में क्या कर लेगी, यूरिया को स्टोर कर लेगी। इसके अलावा यहाँ से मजीद क्या ऐड किए जा रहे हैं, यहाँ पे मजीद सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम क्या किया जा रहा है, मेडुला के अंदर ऐड किया जा रहा है। जब ये मजीद जो है यहाँ से ऐड होगा, तो नतीजा क्या निकल रहा है भाई, यूरिया खुद क्या है, सॉल्यूट है। इसी तरह सोडियम भी क्या है, सॉल्यूट है। पोटेशियम भी क्या है, सॉल्यूट है। कैल्शियम भी क्या है, सॉल्यूट है। जब ये सारे सॉल्यूट जमा होंगे, तो क्या मेडुला का सॉल्यूट पोटेंशियल बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? क्या मेडुला का सॉल्यूट पोटेंशियल बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? इसका मुझे जवाब दे दो। है भाई, इतनी खामोशी क्यों छाई हुई है? तो भाई मेडुला का सॉलिड पोटेंशियल बढ़ेगा। ठीक है भाई, तो जो मेडुला है उसका सॉलिड पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब मेडुला का सॉलिड पोटेंशियल बढ़ेगा, तो उसका मतलब क्या है, वाटर पोटेंशियल मेडुला का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब वाटर गुजर रहा है लूप ऑफ हेनले से, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, डिसेंडिंग लिम्ब से वाटर पैसिवली रीअब्सॉर्ब होता रहेगा। डिसेंडिंग लिम्ब से वाटर क्या होगा, पैसिवली रीअब्सॉर्ब होता रहेगा। जब मेडुला में मुसलसल वाटर आता रहेगा, तो आहिस्ता आहिस्ता वाटर पोटेंशियल बढ़ने लगेगा। तवज्जो दीजिएगा, मैं ये कह रहा हूँ सॉलिड पोटेंशियल बढ़ने की वजह से डिसेंडिंग लिम्ब से पैसिवली क्या आ रहा है, पैसिवली जो है वो वाटर आ रहा है। ठीक है, पैसिवली क्या आ रहा है, वाटर आ रहा है। और जब ये वाटर आ रहा है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि बताओ वाटर के ऐड होने से क्या वाटर पोटेंशियल बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा मेडुला का? कि भाई पैसिव जो है वो रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, पैसिव रीअब्जॉर्प्शन हो रही है वाटर की, वाटर निकल के मेडुला में आ रहा है। अब बताओ कि मेडुला में जब वाटर जमा होना शुरू होगा, तो क्या ये वाटर पोटेंशियल बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा? इसका जवाब दो। जी बच्चों। हाँ भाई बढ़ाएगा। ठीक है, बाकी लोग क्या सो रहे हैं क्या, तीन रिस्पॉन्स क्यों है खाली? चल हवे ठीक है, वाटर पोटेंशियल भी बढ़ाएगा। और जब वाटर पोटेंशियल बढ़ रहा होगा, तो इसके नतीजे में ये फर्दर रीअब्जॉर्प्शन रुक सकती है। तो इसका मतलब है कि हमने मेडुला का सॉल्यूट पोटेंशियल बढ़ा के रखना है। अगर हम मेडुला का सॉल्यूट पोटेंशियल बढ़ा के नहीं रखेंगे, तो नतीजा क्या निकलेगा, नतीजा ये निकलेगा कि वाटर रीअब्सॉर्ब नहीं हो पाएगा। आ रही बात समझ में? अगर हम मेडुला का सॉल्यूट पोटेंशियल बढ़ा के नहीं रखेंगे, तो वाटर की पैसिव रीअब्सॉर्प्शन नहीं हो सकती। और जब वाटर की पैसिव रीअब्सॉर्प्शन नहीं हो सकती, तो बॉडी के लिए मसला हो जाएगा। अब बॉडी क्या करती है, बॉडी ये करती है कि जो ऐसी वाटर यहाँ पे आ रहा है, दिस वाटर इज गेट रीअब्सॉर्ब बैक इनटू वेजा रेक्टा। याद है ना, मैंने कहा था कि भाई जो लूप ऑफ हेनले को ब्लड कैपिलरी सराउंड करती है वो क्या कहलाती है, वेजा रेक्टा। ये नजर आ रही है रेड कलर की। तो ये जो वाटर आ रहा है, जैसी वाटर आएगा, इस वाटर को डाल दिया जाएगा कहाँ, वेजा रेक्टा में। क्यों? ताकि मेडुला का जो सॉल्यूट पोटेंशियल है वो बढ़ा रहे। ये वेजा रेक्टा के अंदर ये जो फ्लो जा रहा है कि भाई ब्लड जो है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, और वाटर जो है वो इस डायरेक्शन में अपोजिट जा रहा है। तो इसको हमने क्या कहा, काउंटर करंट। ठीक है, ये क्या कहला रहा है, काउंटर। काउंटर का मतलब होता है अपोजिट, करंट का मतलब फ्लो। वाटर अपोजिट फ्लो कर रहा है। कैसे अपोजिट फ्लो कर रहा है, मेडुला से वेजा रेक्टा के अंदर जा रहा है। एंड दिस काउंटर करंट मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज काउंटर करंट एक्सचेंज। ये क्या कहला रहा है बेटा, काउंटर करंट एक्सचेंज। एक दफा और सुन लो। ठीक है, वाटर जो है डिसेंडिंग लिम्ब से बाहर आएगा। जब वाटर डिसेंडिंग लिम्ब से बाहर आएगा, तो ये कहाँ जमा होगा, ये जमा होगा मेडुला के अंदर। और जब मेडुला में ये जमा होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से वाटर पोटेंशियल बढ़ने लगेगा। और हमने वाटर पोटेंशियल को बढ़ने नहीं देना। क्यों नहीं देना, वरना रीअब्जॉर्प्शन रुक जाएगी। तो इसके लिए बॉडी क्या करती है, जो वाटर आ रहा होता है उसको वाजा रेक्टा के अंदर दोबारा एक्सचेंज करा देती है।
एंड दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज काउंटर करंट एक्सचेंज। और सॉलिड पोटेंशियल बढ़ाने के लिए मजीद सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम क्या किया जा रहा होता है, मजीद ऐड किया जा रहा होता है, तो इसको हम कहते हैं कि काउंटर करंट मल्टीप्लाई। तो मेडुला की सॉलिड पोटेंशियल बढ़ा के रखने के लिए मेडुला को हाइपरटोनिक, अब मैं हाइपरटोनिक का वर्ड यूज कर रहा हूँ, हाइपरटोनिक का मतलब होता है ज्यादा सॉलिड पोटेंशियल। मेडुला को हाइपरटोनिक बनाने के लिए, मेडुला को हाइपरटोनिक बनाने के लिए दो चीजें की जा रही हैं। पहले तो उसमें सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मजीद ऐड किया जा रहा है, तो ये क्या कहला रहा है, काउंटर करंट मल्टीप्लाई। और जो वाटर पैसिवली रीअब्सॉर्ब होके आ रहा है उसको कहाँ एक्सचेंज करवाया जा रहा है, वाजा रेक्टम में। दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज काउंटर करंट एक्सचेंज। तो काउंटर करंट मल्टीप्लायर और काउंटर करंट एक्सचेंज का मकसद क्या होता है, उसका एक ही मकसद है कि मेडुला को हाइपरटोनिक रखो। और मेडुला हाइपरटोनिक रहेगा, उसका फायदा क्या होगा, उसका फायदा ये होगा कि वाटर पैसिवली रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसमें कोई बात जो आपको प्रॉब्लम कर रही है तो मुझसे पूछ लो भाई, फिर उसके बाद मैं लिखवाना शुरू करता हूँ। हाँ भाई, लिखना शुरू करें अब इसको। चले भाई, अब हेडिंग डालने जरा, काउंटर करंट मल्टीप्लाई, काउंटर करंट मैकेनिज्म की फटाफट और पॉइंट्स में लिखना शुरू करें। ठीक है, काउंटर करंट मैकेनिज्म की हेडिंग डाल लें और लिखें, दिस मैकेनिज्म लीड्स टू, this mechanism leads to hypertonicity of renal medulla. This mechanism leads to hypertonicity of renal medulla. This mechanism leads to hypertonicity of renal medulla. Next point, to create hypertonic medulla, to create hypertonic medulla, more and more ions, to create hypertonic medulla, more and more ions are added from, more and more ions are added from ascending limb of loop of Henle. More and more ions are added from ascending limb of loop of Henle. Ascending limb of loop of Henle. Ascending limb of loop of Henle. कॉमा लगाएं, process called as, process called as, process called as counter current multiply, process called as counter current multiply। नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, प्रोसेस कॉल्ड एज काउंटर करंट मल्टीप्लाई। नेक्स्ट पॉइंट, लिखिए इसके अंदर, वाटर कमिंग फ्रॉम descending limb of loop of Henle, water coming from descending limb of loop of Henle
water coming from descending limb of water coming from descending limb of loop of Henle, water coming from descending limb of loop of Henle, water coming from descending limb of loop of Henle, water coming from descending limb of loop of Henle, descending limb of loop of Henle is exchanged into vasa recta, is exchanged into vasa recta, is exchanged into vasa recta, कॉमा डाल के लिखें process called as counter current exchange, process called as counter current exchange। ठीक है बेटा, अब देखें ये यूरिन की जो है कंपोजिशन बताई जा रही है कि हमारी किडनीज जो हैं जब अपना फंक्शन परफॉर्म कर लेती हैं तो यूरिन प्रोड्यूस होता है जो कि कंप्राइज करता है वाटर के ऊपर और कुछ सॉलिड मटेरियल्स में। तो वो जो सोल्यूशन आता है उसमें 95% तो वाटर है, बाकी रिमेनिंग 5% क्या है, सॉलिड्स है। और ह्यूमन यूरिन इज हाईली कंसंट्रेटेड। व्हाई? बिकॉज वी आर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स and we have limited supply of waters. That's why the water reabsorption rate in our kidneys is very high. That's why our urine is highly concentrated and it contain about 95% of the water and the 5% of the solid material. एक कैलकुलेशन के तहत बताया जाता है कि अगर 24 घंटे में देखा जाए तो 24 घंटे के अंदर हमारी दोनों किडनीज तकरीबन 1100 से 2000 लीटर ब्लड को फिल्टर करती हैं। हमारी किडनी से 24 घंटे में 1100 से 2000 लीटर ब्लड फ्लो होता है और उसमें से जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनता है, मतलब जो फ्लूइड लीक करके ग्लोमेरुलस से वुमेन्स कैप्सूल में आता है, वो तकरीबन 24 घंटे में 180 लीटर है। और उस 180 लीटर फिल्ट्रेट में से 1 से 2 लीटर यूरिन बनता है। ठीक है बेटा, तो ये वैल्यूज याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं। तो about 1100 to 2000 liter of the blood flow through the kidneys each day, which result in the passage of about 180 liters of the filtrate through nephrons and collecting dust, and it caused the production of about 1 to 2 liter of urine। तो हेडिंग डाल रहे हैं ये यूरिन कंपोजिशन की, और ये 3 पॉइंट्स बेटा लिखे हुए हैं। इन 3 पॉइंट्स को कॉपी कर लें। उसके बाद फिर मैं आपको एक चार्ट दिखाऊंगा, वो चार्ट भी आपने कॉपी करना है। पहले इन पॉइंट्स को आप कॉपी कर लें जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, उसके बाद फिर आप मुझे जो है रिस्पांस दे दीजिएगा, तो फिर मैं आगे आपको लेके चलता हूँ।
चलें, ये हिजाब ने क्वेश्चन किया है कि अगर सर ह्यूमन यूरिन में 95% जो है वाटर है, तो वो हाईली कंसंट्रेटेड कैसे हो गया? ठीक है बेटा, हाईली कंसंट्रेटेड का मतलब ये नहीं है कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। यहाँ पे यूरिन को कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है? यहाँ पे हम जो है, आप केमिकली जो है उसको नहीं देखें, यहाँ पे हम ना यूरिन को कंपेयर कर रहे हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स और एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स में फ्रेश वाटर और मरीन वाटर। तो अगर फ्रेश वाटर, मरीन वाटर और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, इन तीनों का यूरिन कंपेयर किया जाए, तो उनमें जो सबसे कंसंट्रेटेड यूरिन होता है वो किसका होगा? वो आपका टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का होगा। ठीक है, अब जैसे मिसाल के तौर पे जो फ्रेश वाटर वाले होते हैं उसमें 99% वाटर होगा। ठीक है, मरीन वाटर वाले जो होते हैं उनके अंदर शायद आपको 96% या 97% मिले मिसाल के तौर पे। और जो टेरेस्ट्रियल वाले हैं तो उनमें 95% है। तो अगर इन तीनों के अंदर देखा जाए तो हाईली कंसंट्रेटेड कौन सा हुआ? वो टेरेस्ट्रियल वाला हुआ। ठीक है, तो 95% को ओवरऑल नहीं देखो, ये कंपेयर किया जा रहा है फ्रेश वाटर वालों से, मरीन वाटर वालों से और साथ में टेरेस्ट्रियल वालों से। आई बात समझ में? चलें बेटा, ठीक है, ये सबने जो है उम्मीद करता हूँ कि कॉपी कर लिया होगा। और एक चार्ट था शायद ये चार्ट आप लोग देख लें कि भाई अगर 100 ml जो है यूरिन है, तो उस 100 ml के अंदर 95 ml क्या होगा? उस 95 ml उसमें जो है आपको वाटर मिलेगा। प्रोटीन्स नॉर्मली नहीं होती, ग्लूकोज नॉर्मली नहीं होता। और अगर आप जो है यूरिया की बात कर रहे हैं तो 100 ml के अंदर 2 मिलीग्राम आपको यूरिया मिलेगा। क्रिएटिनिन आपको 0.3 से 0.7 मिल सकता है, अमोनिया आपको 0.3 से 0.7 मिलेगा। यूरिक एसिड की बात करें तो वो 0.3 है, सोडियम की बात करें तो 0.3 है और क्लोराइड्स की आप बात करें तो दैट वुड बी अराउंड 0.6। ठीक है बेटा, तो ये चार्ट भी जरा आप लोग कॉपी कर लो, फिर मुझे बता देना जरा, ताकि फिर मैं आपको मजीद आगे लेके चलूं। चले भाई, अब आप लोग जो है हेडिंग डाल लें, हॉर्मोन्स एक्टिंग ऑन किडनी। ठीक है, हॉर्मोन्स एक्टिंग ऑन किडनी। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि हमारे जो नेफ्रॉन्स हैं उसमें अगर आप रीअब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो रीअब्जॉर्प्शन कहाँ कहाँ हो सकती है?
रीअब्जॉर्प्शन जो है वो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे हो सकती है। वही रीअब्जॉर्प्शन जो है लूप ऑफ हेनले पे हो सकती है, दैट इंक्लूड डिसेंडिंग लिम्ब एंड असेंडिंग लिम्ब। वही रीअब्जॉर्प्शन जो है वो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे भी हो सकती है। लेकिन डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे रीअब्जॉर्प्शन उसी वक्त होगी जब उसके ऊपर क्या चाहिए होंगे, हार्मोन्स चाहिए होंगे। ठीक है भाई, अब अगला सवाल तो ये उठता है कि ये हार्मोन होता क्या है। तो आप में से किसी को कोई आइडिया है भाई कि हार्मोन होता क्या है? कभी किसी ने नाम सुना है हार्मोन का? अगर सुना है तो भाई बता दें, क्या होता है हार्मोन? जल्दी। चलो और बताएं भाई। कि भाई ये केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, दरअसल केमिकल के बने हुए सब्सटेंसेस होते हैं जो बॉडी के फंक्शन को मीडिएट करवाते हैं, बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करवाते हैं। अब ये हार्मोन कहाँ से रिलीज होते हैं? ये डिफरेंट ग्लैंड से रिलीज होते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि भाई आपकी स्क्रीन के ऊपर 3 हार्मोन के नाम लिखे हुए हैं। एक है एल्डोस्टेरॉन, नंबर 1। नंबर 2 है वेसोप्रेसिन, और नंबर 3 है पैरा हार्मोन। ठीक है, अब ये जो पैरा हार्मोन है, एल्डोस्टेरॉन है, वेसोप्रेसिन है, ये तीनों कहाँ एक्ट करेंगे? ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे एक्ट करेंगे। जब कभी भी बॉडी के अंदर सोडियम डेफिशिएंसी हो जाएगी, जब भी बॉडी सफर कर रही होगी कि भाई उसके पास सोडियम कम है, अब सोडियम की मजीद रीअब्जॉर्प्शन करवानी है। सोडियम की वैसे तो 55% रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे। बाकी जो रीअब्जॉर्प्शन होती है वो एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होगी कहाँ पे? असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनले। बेटा ये ऑब्जेक्टिव है आपके, क्या भाई रीअब्जॉर्प्शन सोडियम की कहाँ कहाँ होती है? तो आपको पता है भाई प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे होती है, असेंडिंग लिम्ब पे होती है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे भी हो सकती है। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए होगा? एक हार्मोन जो कि क्या कहलाता है? एल्डोस्टेरॉन कहलाता है। तो एल्डोस्टेरॉन क्या कर रहा है? इट इंक्रीजेस द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। इसी तरह एक हार्मोन है वेसोप्रेसिन, इसको आप एडीएच भी कहते हैं, इट इज आल्सो नोन एज एडीएच। अब ये वेसोप्रेसिन क्या करता है? इट इंक्रीजेस द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ये वाटर की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। अब वाटर अगर देखा जाए तो वाटर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे रीअब्जॉर्ब हो रहा है, डिसेंडिंग लिम्ब पे रीअब्जॉर्ब हो रहा है। अगर बॉडी जो है मजीद वाटर डेफिशिएंसी को फेस कर रही है, तो उस वाटर डेफिशिएंसी के पूरा करने के लिए, फुलफिल करने के लिए बॉडी ने क्या दिया? एक हार्मोन दिया है जिसको आप वेसोप्रेसिन कह रहे हैं। और ये वेसोप्रेसिन क्या करेगा? ये वेसोप्रेसिन जो है वाटर रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे। और अगर इसी तरह कैल्शियम डेफिशिएंसी हो जाती है तो पैराथायरॉइड हार्मोन आएगा, ये इंक्रीज करेगा कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन को। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है 2 नंबर के अंदर, या लॉन्ग क्वेश्चन वो किस तरह से पूछते हैं कि भाई डिस्क्राइब द रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ किडनी एंड आल्सो एक्सप्लेन द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ किडनी। तो ये 3 हार्मोन्स के आपको बेटा नाम लिखने होंगे, कौन कौन से? एल्डोस्टेरॉन, वेसोप्रेसिन या एडीएच, और पैराथॉर्मोन। अब ये जो तीनों नाम है बेटा, इन तीनों के अपने अपने फंक्शन है। एल्डोस्टेरॉन क्या कर रहा है? सोडियम रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा रहा है। वेसोप्रेसिन क्या कर रहा है? इंक्रीजेस द वाटर रीअब्जॉर्प्शन। पैराथॉर्मोन क्या कर रहा है? इंक्रीजेस द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन। और ये तीनों के तीनों कहाँ एक्ट करते हैं? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे एक्ट करते हैं। आ गई बात समझ में? और अगर आ गई ये बात तो उसको कॉपी कर लो भाई फटाफट, और फिर मुझे रिस्पॉन्स देना।
नहीं, क्रुद्धलन नॉर्मल हालात के अंदर जो है नहीं होती है। हाँ, अगर बॉडी के अंदर स्ट्रेस हुआ, जैसे हमारी बॉडी यूजुअली जो है वो स्ट्रेस में रहती है कि हम पानी का इंटेक सही से नहीं करते। आप जो है फास्टिंग कंडीशन में हैं, तो फिर ऐसी कंडीशन में फिर हार्मोनल एक्शन की ज़रूरत पड़ती है। चलें भई, अब हमारा पैटर्न ये होगा कि हमने नॉर्मल फंक्शन तो पढ़ लिए हैं, अब ज़रा हम एब्नॉर्मल की तरफ आते हैं, तो हेडिंग डाल दो रीनल डिसऑर्डर्स की, फटाफट। ठीक है, रीनल डिसऑर्डर्स की हेडिंग डाल लें। चलें, अब रीनल डिसऑर्डर्स को बेटा हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अगर डिस्टरबेंस आ जाए किसके अंदर, नॉर्मल रेगुलेटरी फंक्शंस और स्ट्रक्चरल फंक्शंस ऑफ किडनी के अंदर, देन दिस कंडीशन वुड बी रेफर्ड एज रीनल डिसऑर्डर। किडनी के जो नॉर्मल रेगुलेटरी फंक्शंस हैं या किडनी का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है, इसमें अगर डिस्टरबेंस आ जाए तो इस डिस्टरबेंस को आप क्या नाम देते हो? रीनल डिसऑर्डर। अब बेटा देखें, रीनल डिसऑर्डर जो है वो बहुत सारी टाइप्स के होते हैं। 2 कंडीशंस हैं जो मेरी बुक ने डिस्कस की हैं हमारे कोर्स में, हम भी वही 2 कंडीशन डिस्कस करेंगे। पहली जो कंडीशन है वो रीनल कैल्कुलाई, ठीक है? मेडिकल टर्म है रीनल कैल्कुलाई, और कॉमनली जो हम यूज़ करते हैं इसके लिए टर्म वो किडनी स्टोन है। तो किडनी स्टोन एंड किडनी फेलियर, रीनल कैल्कुलाई कह लें या रीनल फेलियर कह लें, बात एक ही है। ठीक है? तो 2 कंडीशन है बेटा, इसको कॉपी कर लें। और देन फिर आप लोग रीनल कैल्कुलाई और ब्रैकेट में लिखिएगा किडनी स्टोन्स, उसकी हेडिंग डाल दिएगा। ये लिखने के बाद इतना कर लें तो जरा डन का रिस्पांस दे दिया करें भाई, पता ही नहीं चलता कि आप लोग हैं भी या नहीं।
चले भाई, अब आप लोग हेडिंग डाल ले किडनी स्टोन्स की या रीनल कैलकुलाई की। तो कह रहे हैं कि किडनी स्टोन्स आर आल्सो कॉल्ड एज कैलकुलाई। ठीक है बेटा, तो कैलकुलाई जो है हम स्टोन को कहते हैं एंड इट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ कैल्शियम ऑक्सैलेट और कैल्शियम फॉस्फेट। अगर आप देख रहे हैं किडनी के अंदर जितनी भी स्टोन है जो आपकी बॉडी के अंदर पाई जाती है, 70% कैल्शियम जो है ऑक्सैलेट और कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। रिमेनिंग जो 20% है वो कैल्शियम मैग्नीशियम एंड अमोनियम फॉस्फेट की होती हैं और ये इन्फेक्शन को प्रोवोक करती हैं। दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड एज इन्फेक्टिव स्टोन। तो इसको हम इन्फेक्टिव स्टोन भी कहते हैं। जो रिमेनिंग है वो यूरिक एसिड की स्टोन होती है जिसको आप यूरेट स्टोन्स कहते हैं। ठीक है बेटा, अब सवाल ये उठता है कि ये स्टोन हमारी किडनी में आई कैसे। ये जो मैंने सॉल्ट्स के नाम लिखे हुए हैं ना, आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो कि कैल्शियम ऑक्सैलेट है, कैल्शियम फॉस्फेट है, और कैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, यूरिक एसिड, ये लेस वाटर सॉल्युबल है। मतलब पानी में ये आसानी से डिसॉल्व नहीं होते। इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, लार्ज अमाउंट में वाटर चाहिए होता है। अब वो लोग जो वाटर इनटेक कम रखते हैं, पानी का इस्तेमाल नहीं करते, तो नतीजा क्या निकलेगा? पानी का इस्तेमाल ना करने की वजह से ये जो सॉल्ट्स हैं, ये सॉल्ट्स किडनी के अंदर जमा होना शुरू हो जाते हैं। ये देखें ना आप इलस्ट्रेशन में, ये देखें, ये सॉल्ट जो है ये किडनी के अंदर जमा होना शुरू हो गए। और जब ये कंडीशन जो है वो बढ़ती चली जाती है, लंबी होती चली जाती है, तो ये सॉल्ट जो है जमा होके एक क्या बना लेते हैं, स्टोन। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि स्टोन का साइज़ छोटा होता है, तो वो किडनी से निकल के आ जाएगा और यूरेटर में आके ब्लॉक कर देगा। बाज़ दफ़ा स्टोन यूरिनरी ब्लैडर में होता है। ये वाली कंडीशन है ना, जो यूरेटर के अंदर स्टोन है, ये बड़ी इमरजेंसी कंडीशन होती है। इसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा क्या होगा, इसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो इट इज़ द इमरजेंसी, इट इज़ द मोस्ट पेनफुल कंडीशन। तो बेटा इसको आप क्या नाम दे रहे हैं? किडनी स्टोन का नाम दे रहे हैं। अब इसके अंदर जो है क्या साइन और सिम्पटम्स मिलेंगे? कह रहे हैं कि भाई बहुत ज़्यादा पेन होता है ड्यूरिंग यूरिनेशन। जब वो यूरिन पास करने जाएगा तो यूरिन पास करते में बहुत ज़्यादा पेन फील होगा और यूरिन बार-बार आएगा, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। ठीक है? बार-बार उसको यूरिनेशन हो रही होगी, वो बहुत पेनफुल होगी। और अगर यूरिन को देखा जाए तो वैसे तो यूरिन ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन वो यूरिन कैसा होगा? क्लाउडी होगा, गदला-गदला सा होगा और हो सकता है उसमें ब्लड भी मौजूद हो। ज़ाहिर-सी बात है, स्टोन है, किडनी डैमेज करेगी, ब्लीडिंग तो होगी, तो हो सकता है यूरिन के अंदर ब्लड भी हो। लोअर बैक पेन, क्योंकि बैक साइड के ऊपर एक किडनी है ना, हमारा जो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल है, वहीं किडनी मौजूद होती है, तो लोअर बैक पेन हो सकता है। नोज़िया वॉमिटिंग मिल सकती है, इसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाए तो फीवर भी मिल सकता है। तो बेटा दिस आर ऑल द साइंस एंड सिम्पटम्स ऑफ किडनी स्टोन। अब सवाल ये होता है कि भाई ट्रीटमेंट क्या है? पहले ज़माने में तो भाई सर्जरी की जाती थी, सर्जरी करके फिर रिमूव किया जाता था। लेकिन आजकल के ज़माने में सर्जरी नहीं होती। अब क्या की जाती है, एक जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट है, जिसके अंदर हम लोग जो है वो वेव्स यूज़ करते हैं और वो क्या कहलाती है? लिथोट्रिप्सी। लिथो बेटा हम लोग कहते हैं अपना स्टोन को, और ट्रिप्सी मतलब होता है ब्रेक डाउन, यानी स्टोन को ब्रेक करवा रहे हैं। तो लिथोट्रिप्सी के ज़रिए जो है ट्रीटमेंट की जाती है। अब लिथोट्रिप्सी को हम अलग से डिस्कस कर लेते हैं। उसके अंदर जो है 2 टाइप्स होती हैं लिथोट्रिप्सी की, एक अल्ट्रासोनिक है और दूसरी शॉक वेव है। लेकिन उससे पहले बेटा आप लोग कॉपी कर लें, किडनी स्टोन की हेडिंग डाल लीजिए, ये 3 पॉइंट कॉपी करो, फिर उसके बाद जो है साइन और सिम्पटम्स की हेडिंग डालना, वो स्लाइड में लगा दूँगा और फिर उसके बाद जो है वो ट्रीटमेंट। ये कॉपी कर लो, फिर मैं आगे करवाता हूँ।
अब बेटा साइन और सिम्टम की हेडिंग डाल के ये स्लाइड कॉपी कर लें, 1 2 3 एंड सो ऑन करके ना। और फिर उसके बाद ट्रीटमेंट में आप लिथोट्रिप्सी लिख लिएगा। बेटा साइन और सिम्टम्स की हेडिंग डालनी है। साइन और सिम्टम्स की हेडिंग डालने के बाद आप जो है ये कॉपी कर लें। चलें बेटा, अब ट्रीटमेंट के अंदर जो है लिथोट्रिप्सी लिख लें। ठीक है, ट्रीटमेंट की हेडिंग डालें और सिर्फ लिथोट्रिप्सी लिख लिएगा। ठीक है बेटा। और इसके बाद जो है रीनल फेलियर, ट्रीटमेंट आपने लिथोट्रिप्सी लिख लिया। उसके बाद जो है हेडिंग डालना है रीनल फेलियर या फिर किडनी फेलियर। ठीक है बेटा, रीनल फेलियर या फिर किडनी फेलियर।
बेटा उसके अंदर लिथोट्रिप्सी मेंशन करना था ना। ये आमना ने स्पेलिंग बताई है, ये स्पेलिंग आप लोग लिख लें। ठीक है, इसके बाद जो है नंबर 2 जो डिजीज है हमारा वो किडनी फेलियर है या रीनल फेलियर है, उसकी हेडिंग डाल लिएगा। ठीक है, हेडिंग डाल लें तो फिर मुझे बता दिएगा ताकि फिर मैं उसको कंटिन्यू करूँ। और मेरे ख्याल में अब हमारा जो है टाइम भी एंड हो रहा है। हाँ, तो एक काम ये करें कि आप लोग किडनी फेलियर की हेडिंग डाल लें और जो स्क्रीन पे आप डेफिनेशन देख रहे हैं वो डेफिनेशन कॉपी कर लो। उसके बाद फिर इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा। ये कर लें तो फिर मुझे बता दिएगा ताकि मैं एंड कर दूं। चलें, आज के लेक्चर के हवाले से अगर कोई ऐसी बात जो आपको ना समझ में आई हो या प्रॉब्लम कर रही हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर है सारी बातें? चलें, तो इंशाल्लाह फिर ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिएगा।